Hello dear students, welcome to Physics Wala, Government Exam Wala. I am Bhavani Shankar Das and today I am going to take you your class to the geography where we are going to study about atmosphere. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर ये कई सारे किस्से हैं, लेकिन हाँ आज हम सिर्फ दो ही चीज़ पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसका जो लेयर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो शुरुआत हम करते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है. तो बच्चों जैसे स्क्रीन पे तुम लोग देख रहे हो क्या लिखा हुआ है कि आवर प्लैनेट अर्थ इज इन्वॉल्व्ड बाय ए डीप ब्लैंकेट ऑफ गैस. अर्थ के चारों तरफ मान लो ये हम लोगों का अर्थ है. इसके चारों तरफ गैस का एक लेयर बना हुआ है. ये जो लेयर बना हुआ है ये मान लो अर्थ है और इसके चारों तरफ जो ये लेयर बना हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, या फिर जिसको हम वायुमंडल कहते हैं. अब ये जो वायुमंडल है ये किसका पार्ट है? या अर्थ का एक पार्ट है, एक अभिन्न अंग है. किस तरह? जैसे हम लोग पढ़ते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक उसी प्रकार एटमॉस्फेयर अर्थ का एक अभिन्न अंग है. अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या होता है? अगर हम पृथ्वी को इस तरह से डिवाइड करेंगे, अर्थ को अगर हम डिवाइड करेंगे इक्वेटर और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे पोल की तरफ, तो ये जो एटमॉस्फेयर फैला हुआ है ये पोल की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ है और इक्वेटर की तरफ क्या हुआ है कि फैला हुआ है. जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि कंपेयर टू द अर्थ रेडियस the atmosphere appeared to be only very thin layer of gas जो कि क्या हुआ है? जो कि फैला हुआ है दो तरह से. एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ टुकड़ा हुआ है. मतलब ये क्यों हुआ है कि जब हम देख रहे हैं अर्थ को, जब हम देख रहे हैं तब हम क्या देख रहे हैं कि अर्थ का जो ये एटमॉस्फेयर है ये एक तरफ इस तरह से है और एक तरफ फैला हुआ है. एक तरफ दबके है और एक तरफ फैला हुआ है. ये क्यों है? ये है हमारा टेम्परेचर की वजह से. क्या होता है जब एक जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक उसी जगह पे क्या होता है तुम लोगों का? गैस का जो डेंसिटी होता है वो हीट के कारण क्या हो जाता है? लो हो जाता है. अब ये लो डेंसिटी होने की वजह से क्या होता है कि गैस क्या होता है? एक्सपांड कर लेता है. और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर लो होता है उस टाइप पे क्या होता है कि गैस का जो डेंसिटी होता है उस टाइम पे क्या होता है? गैस का जो डेंसिटी होता है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है. अब हाई डेंस होने की वजह से ये क्या होता है? ये कंप्रेस हो जाता है. इसी वजह से क्या है कि जो इक्वेटर की तरफ है वो थोड़ा सा दबा हुआ है और जो पोल की तरफ है वो थोड़ा सा क्या हुआ है? फैला हुआ है. ये जो अर्थ है ये पृथ्वी से चिपका हुआ क्यों है? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ से क्या हुआ है? चिपका हुआ है. अब हम आगे की तरफ जाते हैं. एटमॉस्फेयर में हम क्या देखते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं. अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है. ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये क्या है?
सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसे कहते हैं ना, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एटमॉस्फेयर का जो भी प्रेशर होता है किसके ऊपर, सी लेवल के ऊपर, समंदर के ऊपर, समंदर का जो लेवल को उसको हम एकदम सीधा मानते हैं क्योंकि वाटर लेवल है इसीलिए हम उसको सीधा मानते हैं। अब ये वाटर लेवल के ऊपर मान लो एयर का जो प्रेशर आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये 1034 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है, ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बस स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमेशा याद रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बस स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हम आगे देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है और क्यों इसका जरूरत है। देखो मान लो जब अगर अर्थ का इवोल्यूशन की बात हम करेंगे तो पहले अर्थ एक आग का गोला था। अब आग का जो गोला होता है वो एकदम बड़ा वाला था और ये एकदम धीरे धीरे ठंडा हुआ। जब ये ठंडा हुआ उसी टाइम पे क्या हुआ, यहाँ से जो गैस फॉर्मेशन हुआ वही गैस इसके चारों तरफ धीरे धीरे फैलता गया। ये फैलते फैलते क्या हुआ कि इसका एक लेयर बन गया, जो भी डेंस गैस है वो अर्थ के नजदीक रह गए और जो लाइटर गैस थे वो क्या हुआ, इसके चारों तरफ फैल गए। और ये जो गैस है, इसी गैस की वजह से हम लोगों को काफी बेनिफिट होता है। तो अभी हम देखेंगे इस एटमॉस्फेयर का रोल क्या है, क्यों ये एटमॉस्फेयर इतना इंपॉर्टेंट है। पहले हमने क्या देखा कि द एटमॉस्फेयर सप्लाई लाइफ गिविंग गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या देता है, जीवन जीने के लिए जो जो गैस चाहिए वो हमें देता है। कौन से गैस देता है, यहां से हमें मिलता है ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। ये मेजर 3 गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर से हमें मिलता है। उसको छोड़ दे तो कई और गैसेस हैं जो हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है। ऑक्सीजन से हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में काम आता है, और नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड के थ्रू, जो तुम्हारा नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू आता है, जिससे तुम लोगों का क्या होता है, जो ग्राम्स मतलब डाली जाती है जो फेस्टिव क्रॉप्स होते हैं उनमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। अब हम आगे देखते हैं क्या क्या कि एटमॉस्फेयर कौन से काम में आता है। इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सोलर रेडिएशंस। ये हम थोड़ा आगे भी देखेंगे किस तरह से करता है। यहाँ पे मैं सिर्फ बता देता हूं कि यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, सोलर रे जो आता है, सोलर रे जो आता है इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड योर रेडिएशन। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। और ये सोलर रे और सोलर रेडिएशन से हमें कौन बचाता है, एटमॉस्फेयर बचाता है, या फिर ये रेगुलेट्स करता है। किस तरह से रेगुलेट करता है, बाय यूजिंग ओजोन लेयर या O3 जिसे समझ लो। ये हम आगे देखेंगे, आगे आएगा कि ओजोन लेयर क्या है और इससे हमें क्या बेनिफिट्स होता है। और क्या होता है, द एटमॉस्फेयर कीप द टेम्परेचर ओवर द अर्थ सरफेस विद इन ए लिमिट्स। इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस हैं या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर को बैलेंस सेटअप करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज में कि ये जो चीज होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, डस्ट की वजह से होता है, और तुम लोगों का जो वाटर वेपर है उसकी वजह से होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट या वाटर वेपर है, क्यों इसको क्या कहा जाता है कि इट प्रोवाइड टेम्परेचर फॉर लाइफ। ये क्यों कहते हैं, ये हम आगे आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। और क्या रहता है, यहाँ पे हमने वही सेम चीज लिखा हुआ है, क्या कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कौन हमें प्रोटेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। किस तरह से, ओजोन लेयर के थ्रू, जिसको हम कहते हैं O3। फिर हमने क्या यहाँ पे देखा कि एटमॉस्फेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। हम लोग जहां पे रह रहे हैं स्पेस में, सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत कुछ है। तो स्पेस से कुछ ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के लिए डेंजरस होते हैं।
उसी ऑब्जेक्ट से जो प्रोटेक्ट हमें देता है वो कौन है? वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर है? उस लेयर को हम कहते हैं मेसोस्फीयर। एटमॉस्फेयर का जो मेसोस्फीयर लेयर है वो हमें किससे प्रोटेक्ट देता है? वो हमें मीटियर से प्रोटेक्ट करता है। फिर एटमॉस्फेयर में हम क्या देखते हैं? वेदर देखते हैं, बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, ओले बरस रहे हैं, ये सब चीजें जो हो रहा है, स्नोफॉल, कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है, कहीं पे तुम लोगों का नदी फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब चीजें जो हो रही हैं उसकी वजह से कई कई जगहों पर साइक्लोन्स आ रहा है, कई कई जगहों पर बाढ़ आ रहा है, ये सब चीजें जो हो रहे हैं उसकी वजह से ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है ना? वाटर वेपर हो गया तुम्हारा, और फिर क्या होगा? एवापोरेशन हो गया, उसके वजह से रेनफॉल होता है, ये सब चीजें इसका मतलब हम जो जो चीजें फील करते हैं अर्थ के अंदर, ये सब चीजें हमें किसके लिए मिल रहा है? ये सब चीजें हमें मिल रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, हमें ये सब चीजें मिल रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कंपोनेंट और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हम लोगों का जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये जो एटमॉस्फेयर बना है ये किस किन 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 चीजों से बना है, क्या क्या मेजर एलिमेंट है और क्या क्या माइनर एलिमेंट है, यहाँ पे हम देखेंगे। मेजर एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 3 मेजर एलिमेंट हो गए। पहला एलिमेंट हो गया हम लोगों का नाइट्रोजन, जो कि 78% है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। फिर अगर हम आगे देखेंगे और क्या, सेकेंड गैस क्या है? ऑक्सीजन है, जो कि 21% है। उसके बाद जो हम देखेंगे और कौन से गैस हैं? आर्गन है। जैसे देखो, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नियन हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टो हो गया, जेनन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये कुल मिला के ये जो हो गए, ये कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर के अंदर हम पाते हैं, जिनमें से 78% मेजर गैस कौन सा हो गया? नाइट्रोजन हो गया तुम लोगों का मेजर गैस। और माइनर गैस अगर अगर यहां से हम चारों गैस को कंसिडर करें, यहां तक अगर हम 4 गैस को कंसिडर करें, तो सबसे कम इफेक्टिव वाला गैस कौन सा है? ये हो गया तुम्हारा लेस इफेक्टिव। और ये जो हो गया CO2, इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होता, जो हम आगे देखेंगे। तो यहां पे हमने क्या देखा कि द एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, इन एडिशन इट कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स कलेक्टिवली कॉल एयरसोल्स। तो एयरसोल्स हम किसे कहते हैं? जो ये जो पार्टिकल्स हम पाते हैं, इसके साथ हम कुछ डस्ट एलिमेंट भी पाते हैं, कुछ वाटर वेपर एलिमेंट्स भी पाते हैं। इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? इस सबको मिला के हम कहते हैं एयरसोल्स। अब ये एयरसोल्स में अगर हम देखें तो सम ऑफ द गैस में बी रिगार्डेड एज परमानेंट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स। परमानेंट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट मतलब क्या है? कि कुछ गैसेस एटमॉस्फेयर में हैं जो कि एकदम स्थिर हैं, या फिर कह सकते हो फिक्स रेशियो में, उनमें कभी कम या ज्यादा नहीं होगा, जो कि क्या क्या है? नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, इन चारों गैस को हम मेजर गैस कंसिडर करते हैं या फिर फिक्स्ड गैस कंसिडर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जब एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रहा है, तो इन जो गैसेस का है, इन गैसेस का परसेंटेज में क्या होता है? माइनर चेंजेस होता है। इसका मतलब स्थिर रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम कांस्टेंट रहेंगे। कहीं जगहों पे अगर एटमॉस्फेयर खराब हुआ तो वहां पे जिस चीज से खराब हुआ होगा उसका परसेंटेज ज्यादा हो गया होगा। अगर कई कई जगहों पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो गया होगा। ये नहीं कि इसका परसेंटेज एवरेज रहेगा, मतलब ये नहीं कि हर जगह पे स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन अगर हम एक आइडियल क्लाइमेट सिचुएशन या फिर आइडियल एटमॉस्फेरिक सिचुएशन ने, तो फिर ये जो परसेंटेज है ये एकदम यही स्थिर रहेगा। फिर हम आगे देखते हैं क्या कि द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन makes nearly 99% of clean dry air। यहां पे हमने क्या देखा कि एटमॉस्फेयर का जो मेजर एलिमेंट क्या क्या हो गए तुम्हारे? मेजर एलिमेंट हो गए दो चीज, एक हो गया नाइट्रोजन और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। कितने परसेंटेज हैं? ये कुल मिला के 99% है।
अब हम आगे चलते हैं। आगे तरफ हम क्या देखेंगे कि कुछ मेजर गैसेस में पहले हमने क्या देखा कि पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? ऑक्सीजन कुल मिला के 21% है, 21% है। किसके लिए चाहिए? सांस लेने के लिए चाहिए। और किसके लिए चाहिए? कंबस्टन के लिए चाहिए। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है क्या कि कंबस्टन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन हम आग नहीं जला सकते, आग नहीं जलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, चाहे तुम पेड़ ले लो चाहे तुम इंसान ले लो, सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए हर कोई क्या यूज करता है? ऑक्सीजन यूज करता है। अब ये जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं इसका परसेंटेज कितना है? ओनली 21% है। फिर आगे हम चलते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन अगर हम देखें, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? नाइट्रोजन कुल मिला के तुम लोगों का 78% है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम समटाइम्स इट इज कंसिडर क्या? रिलेटिवली इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस का जो कैटेगरी है वो तो अलग है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जो केमिकली इनएक्टिव है इसको ही हम इनर्ट गैस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको रिलेटिवली इनर्ट गैस क्यों कहा गया? क्योंकि इसका इंपैक्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है, किसी के साथ डाइल्यूट होने पर ही इसका इफेक्ट होता है, वरना इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं रहता है। फिर हम देखते हैं आगे। आगे जो हम देखते हैं ये वाला गैस जो हो गया, ये हो गया तुम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं कह रहा हूं इसको, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका काम क्या है? पहला चीज, ये एक सबसे बड़ा ऑब्जर्वर का काम करता है, जिससे हम लोगों को गर्मी मिल पाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो हम जो टेम्परेचर पाते हैं वो वाला टेम्परेचर हम नहीं पाते, जिसको यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्या है कि दिस इज एन इंपोर्टेंट फैक्टर इन हीट बजट। दिस इज एन इंपोर्टेंट फैक्टर इन हीट एनर्जी बजट। अब हम आगे देखते हैं कि ये हीट एनर्जी बजट क्या है। तो देखो बच्चों, हीट बजट या फिर हीट एनर्जी बजट हम किसे कहते हैं? नो गेन, नो लॉस ऑफ टेम्परेचर बाय द सरफेस is called heat budget। क्या है कि हम जब सूरज का टेम्परेचर जब हम पाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सूरज का टेम्परेचर जब हम हमारे पास आता है तो हम एक चीज देखते हैं, जो टेम्परेचर हमें मिला वही टेम्परेचर अर्थ क्या करता है, जो भी पाता है वही सेम वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का मतलब जो सरफेस एरिया है वो ना कुछ टेम्परेचर गेन करता है ना कुछ टेम्परेचर लॉस करता है। अगर टेम्परेचर ना ही कुछ गेन करता है ना ही कुछ लॉस करता है, इसी सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं? हीट बजट कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मान लो अर्थ ने जो भी टेम्परेचर रिसीव किया उसने वो सब कुछ छोड़ दिया, तो एटमॉस्फेयर से क्या बचता है फिर? या फिर हमें गर्मी क्यों लगता है? मान लो दिन में अगर टेम्परेचर हमने रिसीव कर लिया, रात को अर्थ ने टेम्परेचर, सरफेस ने टेम्परेचर छोड़ दिया, तो दिन में गर्मी होता, रात को ठंड होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई कई बार हमें रात को भी गर्मी लगती है। ये क्यों होता है? इसी चीज को अभी हम यहाँ पे समझेंगे। देखो ये जो पिक्चर यहाँ पे है, यहाँ पे हम देखते हैं कि सूरज का रोशनी जब आता है तो वो किस तरह से आता है और कौन से फेज होके जाता है, और फिर जब रिटर्न जाता है तो कौन से फेज होके जाता है। देखो, जब हम सन रे रिसीव करते हैं, जब भी हम लोग सन रे रिसीव करते हैं, ये हमेशा एक लॉन्ग वेव की तरह रहता है। ये हमेशा एक लॉन्ग वेव की तरह रहता है। मान लो ये सन का रे जो है ये एकदम 100% आता है, 100% आता है। अब जब 100% आता है तो जिसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सोलर इंसोलेशन। अब ये सोलर इंसोलेशन जो आता है ये कितना आता है? 100% आता है।
जब ये 100% आता है, सन रे किस तरह से अर्थ की तरफ आता है? पहले आता है स्पेस, फिर उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद आता है तुम लोगों का सरफेस। अब ये देखो, जब वो स्पेस पे आता है तो पहले क्या होता है? रेडिएट हो जाता है। कितने? 35% रेडिएट हो जाता है। तो यहां से जो 35% आया था वो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट बैक हो गया 35%, तो रिटर्न चला गया 35%। अब अंदर एंट्री किया कितना? स्पेस को छोड़ने के बाद एटमॉस्फेयर पे एंट्री किया कितना? 65%। कितना एंट्री किया? 65%। अभी जो भी है इस 65% का हमें समझना है। अब जब एटमॉस्फेयर पे एंटर होता है 65%, मैंने क्या कहा था यहां पे कि एटमॉस्फेयर पे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो हीट को रिसीव कर लेते हैं। जब सोलर इंसोलेशन आता है तो हीट कौन कौन रिसीव करता है? यहां पे हीट रिसीव करता है डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये तीनों चीजें क्या करते हैं? 14% रिसीव कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। अब ये जो 65 है, यहां से जब 14% माइनस हो गया तो बचा कितना? 51, जो कि सरफेस की तरफ आता है। इस चीज को ही क्या कहते हैं? सोलर इंसोलेशंस, जो कि एक शॉर्ट वेव है। अब मैंने जैसे ये बताया कि सरफेस का क्या नेचर है? वो हीट रिसीव करेगा, लेकिन जब छोड़ेगा वो पूरा छोड़ देगा, जिसी को ही हम क्या कहते हैं? हीट बजेट कहते हैं। तो अगर वो हीट छोड़ देगा तो उसने कितना छोड़ा? 51% अंदर पहुंच गया। उसके बाद उसने क्या किया? वो पूरा का पूरा छोड़ दिया 51%। उसने क्या किया? यहां पे पूरा 51% छोड़ दिया। अब जब इसने यहां पे 51% छोड़ दिया, इसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस से जो भी हमारा निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सरफेस रेडिएशन। अब ये जो सरफेस रेडिएशन होता है, यहां से जो 51% आया, इसमें से 34% किसने रिसीव कर लिया? एटमॉस्फेयर ने रिसीव कर लिया। अब बचा कितना? इसके बाद बचा तुम लोगों का 17%, जो कि स्पेस की तरफ या फिर बाहर की तरफ चला गया। अब ये पूरा अगर हम देख लें तो सरफेस के अंदर कितना रहा, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर कितना बचा? 14 प्लस 34, दैट इज 48%, जो कि काफी देर बाद एटमॉस्फेयर कर क्या करता है? अपने आप बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। ये जो पूरा फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम अर्थ के अंदर हम टेम्परेचर का फ्रेम में देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर आता है और कैसे यहां से जाता है। ये जो फ्रेम है 51% अर्थ की तरफ पहुंचा, और अर्थ ने वो पूरा 51% जब रिलीज कर दिया, ये अगर मिला लोगे 48 और 17 मिला लोगे तो ये वही हो जाएगा। और ये जो पूरा रिलीज कर दिया, इसी को ही हम क्या कहते हैं? हीट बजट। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा? हीट बजट किसे कहते हैं? कि सरफेस का जो टेम्परेचर होता है, पर सरफेस का जो नेचर होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर को रिसीव करता है और टेम्परेचर को रिलीज कर देता है। जितना भी टेम्परेचर लेता है उतना ही टेम्परेचर वो क्या करता है? रिलीज कर देता है। ये नो गेन और नो लॉस का जो सिचुएशन है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? हीट बजट कहते हैं। और यहाँ पे हमने और क्या चीज देखा कि डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये जो तीनों चीजें हैं, ये क्या करते हैं? जो टेम्परेचर हम लोगों के लिए चाहिए उसके लिए ये काम करते हैं। ये क्या करते हैं? जो टेम्परेचर जब अर्थ रिसीव करता है या फिर जब रिलीज करता है, उसी टाइम पे ये लोग क्या करते हैं? कुछ कुछ परसेंटेज गैस, जैसे आने के टाइम पे 14% और जाने के टाइम पे 34% का जो टेम्परेचर है, वो ये क्या करते हैं? रिसीव कर देते हैं, और बाद में फिर ये छोड़ देते हैं। ये जो रिसीव कर लेते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि हमें हमारे अर्थ के अंदर एक एवरेज टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर फॉर लाइफ मिल पाता है।
यही सेम चीज जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा, वाटर वेपर का परसेंटेज बढ़ जाएगा, डस्ट का इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो यहां तक मुझे लग रहा है सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों ये कहा जाता है कि एफिशिएंट हीट ऑब्जर्वर है और क्यों ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं ओजोन लेयर या फिर O3 लेयर। जैसे देखो सन का जो रे होता है, इसमें कई तरह के खराब एलिमेंट्स भी होते हैं जो हम लोगों के लिए खराब होते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडीज में क्या कर सकते हैं, कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूवी रे ए, यूवी रे बी या फिर यूवी रे सी। ये जो तीनों रे हो गए, ये तीनों रे को प्रोटेक्ट कौन करता है, हम लोगों का जो ओजोन लेयर है ये प्रोटेक्ट करता है। ये ओजोन लेयर क्या है, ये एक इक्वल डेंस वाला नहीं है, ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल है, हर जगह पे एक समान नहीं है। टेम्परेचर की वजह से ही इसका डेंसिटी क्या है, हर जगह पे अलग अलग है। और ये क्या करता है, सन का जो रे आता है, हार्मफुल यूवी रे आता है, उसी से हमें ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ फ्रॉम यूवी। इसको हम प्रोटेक्टर के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, जो हमें यूवी रेस से बचाता है। तो बच्चे अभी हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि एटमॉस्फेयर क्या है, कि एटमॉस्फेयर एक गैस का गोला है जो अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है, हर एक जगह पे एक समान नहीं है, इक्वेटर की तरफ थोड़ा सा फैला हुआ है और पोल की तरफ थोड़ा सा दबा हुआ है। ये फैला हुआ दबाव क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से गैस का जो डेंसिटी है वो फ्लक्चुएट होता है। पोलर की तरफ थोड़ा लेस डेंस ज्यादा डेंस रहता है और इक्वेटर की तरफ लेस डेंस रहता है, जिससे क्या होता है, इक्वेटर की तरफ वो फैला हुआ रहता है और पोल की तरफ थोड़ा दबा हुआ रहता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि कंपोनेंट पढ़ा हम लोगों ने, कौन से एलिमेंट्स है जो हम लोगों के एटमॉस्फेयर में हैं, जिसमें से मेजर एलिमेंट हमने देखा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया हीट बजट क्या है, और फिर क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है कि इट प्रोवाइड्स टेम्परेचर फॉर लाइफ। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर जब सरफेस छोड़ता है तो उस टाइम पे कुछ टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर फॉर लाइफ मिल पाता है। अभी हम लोग आगे की तरफ क्या देखेंगे, जैसे पीछे का पिक्चर देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का ये जो, जैसे मैंने बताया कि जब ठंडा हुआ तो जो भी डेंस गैस थे वो अर्थ के नजदीक थे और जो भी लेस डेंस गैस थे वो थोड़े से दूर पे थे। अब इसी हिसाब से अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर का जो लेयर हो गया, एटमॉस्फेयर का जो लेयर हो गया ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हो गया तुम लोगों का होमोस्फियर और एक हो गया हेटेरोस्फियर। एक हो गया होमोस्फियर और एक हो गया हेटेरोस्फियर। अब होमोस्फियर कौन है, क्या है ना, जहां पे हम लोगों को परसेंटेज ऑफ गैस नोन, जहां पे हमें गैस का परसेंटेज पता है, और क्या है, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है। हेट्रोस्फियर हम किसे कहते हैं, जहां पे परसेंटेज ऑफ गैस अननोन, और क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस यहां पे लो डेंस गैस है। अब ये जो होमोस्फियर है ये बटा हुआ है 3 लेयर में। ये बटा हुआ है 3 लेयरों में। पहला वाला हो गया ट्रोपोस्फियर,
दूसरा वाला हो गया स्ट्रेटोस्फियर, और तीसरा वाला हो गया मेसोस्फियर। अब ये जो हेट्रोस्फियर है इसको हम दो लेयर पे डिवाइड करते हैं, एक हो गया थर्मोस्फियर और दूसरा हो गया एक्सोस्फियर। जैसे यहां पे ये पिक्चर पे देखो, ये ट्रोपोस्फियर से लेके यहां तक ये जो पूरा एरिया है ये हो गया होमोस्फियर, और इसके ये जो आगे वाला एरिया है इस एरिया को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हेटेरोस्फियर। अब थर्मोस्फियर का एक पार्ट जो है जिसको हम बोलते हैं आयनोस्फियर, और उसके ऊपर हम आ जाते हैं एक्सोस्फियर। तो अब अगर हम पूरे लेयर को देखें तो क्या हो गया, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। 5 लेयर हो गए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर आ गए हम थर्मोस्फियर, और लास्ट वाला हो गया एक्सोस्फियर। अब ये जो 5 लेयर हैं इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि ट्रोपोस्फियर क्या है, क्यों ये बहुत जरूरी है, स्ट्रेटोस्फियर क्या है, ये क्यों बहुत जरूरी है, थर्मोस्फियर क्या है, मेसोस्फियर क्या है, इस सब के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे ट्रोपोस्फियर, दिस इज द फर्स्ट लेयर। अब मैं थोड़ी देर पहले तुम लोगों को यह बताया कि क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, एक जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, एक जगह पे टेम्परेचर कम होता है, उसी वजह से एयर का डेंसिटी भी फ्लक्चुएट होता है। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जो ट्रोपोस्फियर है इसका जो एक्सटेंशन है, ये ट्रोपोस्फियर हर एक जगह पे एक समान नहीं है। ये क्या है कि ये एक जगह पे तुम्हारा 18 किलोमीटर हो रहा है, लेकिन और एक जगह पे ये कितना हो रहा है, 8 किलोमीटर का हो रहा है। इसका मतलब ट्रोपोस्फियर का अगर हम देखें 0 डिग्री पे वो कितना है, 8 किलोमीटर का है, 18 किलोमीटर का है, और 90 डिग्री पे कितना है, 8 किलोमीटर का है। मान लो ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम। अगर ये वाला मैक्सिमम और ये वाला मिनिमम है तो एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज हो गया तुम्हारा 13 किलोमीटर। अगर तुम्हें पूछेगा कि एवरेज कितना है ट्रोपोस्फियर तो वो हो जाएगा 13 किलोमीटर। मैक्सिमम कितना है, 18 किलोमीटर। कहां पे, इक्वेटर एरिया पे। पोलर एरिया पे कितना है, पोलर एरिया पे कम है, 8 किलोमीटर है। क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर का गैप है। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे एटमॉस्फेयर का एक्सटेंशन ज्यादा होगा, जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे एटमॉस्फेयर का एक्सटेंशन कम होगा। तो जहां यहां जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है इसीलिए एक्सटेंशन 18 किलोमीटर का हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो इसीलिए एक्सटेंशन 8 किलोमीटर का हो गया। फिर हम क्या देखते हैं कि द थिकनेस इज ग्रेटर एट इक्वेटर। क्यों, क्योंकि द हीटेड अराइज गैस टू ए ग्रेटर हाइट्स। फिर हम यहां पे क्या देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर, द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर as one goes upward falls at the rate of 6.5 डिग्री पर किलोमीटर। अगर हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा क्या होता है, 6.5 डिग्री का टेम्परेचर डाउन होता है। दिस फेज इज कॉल्ड योर नॉर्मल लाप्स रेट। तो नॉर्मल लाप्स रेट हम किसे कहते हैं, 6.5 डिग्री का टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा है हर एक किलोमीटर के बाद, अगर 6.5 डिग्री का टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। द फॉल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड लैप्स रेट। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लैप्स रेट। अगर 6.5 डिग्री हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट।
ये होके क्या होता है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं क्या कि पोल की तरफ -45 डिग्री हुआ है, फिर एज इक्वेटर की तरफ कितना हो जाएगा, -80 डिग्री। अभी देखो यहाँ पे टेम्परेचर इसके मामले में कम है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है -40 डिग्री कम है, लेकिन -80 डिग्री उससे बहुत कम है। ये क्यों है? क्योंकि एक्सटेंशन ज्यादा है। जहां पे 18 किलोमीटर का है वहां पे और घटेगा, यहाँ पे किलोमीटर का एक्सटेंशन कम है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा कम रह गया। ये जो डिफरेंस है ये इसी के वजह से है। फिर हम आगे देखते हैं कि क्या है कि ट्रोपोस्फियर में क्या होता है। दिस स्फीयर इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर का इन्वर्सन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा टर्बुलेंस होता है। ट्रोपोस्फियर पे तुम लोगों का क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वर्सन काफी ज्यादा होता है और क्या होता है, टर्बुलेंस होता है। इसी वजह से ये जो लेयर है, दिस इज नॉट सुइटेबल फॉर, दिस लेयर इज नॉट सुइटेबल फॉर फ्लाइंग प्लेन। विमान उड़ाने के लिए ये जो लेयर है ये सही नहीं है। और क्या है इस लेयर में? इस लेयर में हम सब कुछ देखते हैं जो भी हम लोग हमारे एटमॉस्फेयर पे देखते हैं। जैसे मान लो रेनफॉल देखते हैं, फॉग देखते हैं, हेलस्टॉर्म देखते हैं, ओला बरसना जिसे कहते हैं, ये सब हम देखते हैं। और ये सब फेनोमेना कहाँ पे होता है? ये सारे फेनोमेना हमारे ट्रोपोस्फियर पे होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं क्या कि इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वेक्टिव जोन। तो फिर इसका एक ये जो जोन है इसको हम क्या कहते हैं? दिस रीजन इज नोन एज कॉन्वेक्टिव जोन। मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ इसी स्पीयर में हो रहा है। अब हर एक स्पीयर का एक एंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पॉज। पॉज का मतलब क्या है? कोई भी अगर चीज कुछ मोशन में हो रहा है और हम अगर उसे पॉज दे रहे हैं तो वो मोशन वहां पे रुक रहा है, वहीं पे स्टॉप हो रहा है। ठीक उसी प्रकार हम ट्रोपोस्फियर पे क्या देख रहे हैं कि जब हम हाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता रहता है। मान लो नीचे का टेम्परेचर 50 डिग्री है तो ऊपर की तरफ जब हम उठेंगे तो 40, 30, 20, 10, 5, 0, माइनस, इस तरह से वो होता रहता है। लेकिन ये जो लेयर है, मतलब ये जो ट्रोपोपॉज जो लेयर है, यहाँ पे ये फेनोमेना एकदम रुक जाता है। जो भी डिक्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा था यहाँ पे रुक जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर -80 डिग्री कहाँ पे है? ये हो गया इक्वेटर पे, यानी 0 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे कितना है? -45 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रोपोस्फियर की वजह से हम लोग क्या फील कर पाते हैं कि एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ कुछ है। ये सब चीजें हम फील कर पाते हैं ट्रोपोस्फियर की वजह से। अभी ट्रोपोस्फियर के बाद हमने देखा ट्रोपोपॉज, और ट्रोपोपॉज के बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। ये हो गया लेयर तुम लोगों का स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर लेयर कौन सा वाला लेयर है? मान लो हम ट्रोपोपॉज के ऊपर की तरफ जाएंगे। मान लो ये जो लेयर है तुम्हारा, ये हो गया ट्रोपोपॉज का लेयर। इसके नीचे वाला जो लेयर है ये हो गया ट्रोपोस्फियर का लेयर, और इसका ऊपर वाला जो लेयर हो गया ये हो गया स्ट्रेटोस्फियर का लेयर। यहां तक हमने क्या देखा कि टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, लेकिन यहां से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे, यहां पे एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, और इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है। ये जो लेयर हुआ, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया हुआ है क्या कि दिस लेयर, यहाँ पे टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ओजोन, क्योंकि यहाँ पे O3 का प्रेजेंस है, ओजोन लेयर का प्रेजेंस है यहाँ पे। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर, यहाँ से ऊपर की तरफ क्या होता है कि लेयर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये क्या करता है, तुम लोगों का जो अल्ट्रा वायोलेट रे है, रेडिएशन है, इसको रिसीव कर लेता है। इसी वजह से ओजोन लेयर के ऊपर क्या होता है, धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखो, अगर किसी जगह पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लाउड जहां पे देखे, मान लो बादल कहां पे दिखाई देगा, जहां पे थोड़ा टेम्परेचर लो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, क्लाउड क्या होगा, फ्री हो जाएगा, कम हो जाएगा।
जिसकी वजह से यहां पे हमें कौन सा वाला कंडीशन मिलता है, एक आइडियल कंडीशन मिलता है। किसके लिए? प्लेन उड़ाने के लिए। ज्यादातर प्लेन टर्बुलेंस से बचने के लिए, ज्यादातर प्लेन क्या करते हैं, टर्बुलेंस से बचने के लिए क्या करते हैं, ऊपर की तरफ यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ जाते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर इज प्रोवाइडिंग अस ए सुइटेबल कंडीशन फॉर फ्लाइंग आवर एरोप्लेन्स। फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर का एंड कहां पे होगा? जहां पे तुम लोगों का 50 किलोमीटर खत्म हो जाएगा। इसका जो एंड है स्ट्रेटोस्फीयर का, यहां पे अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर का एक एंड देखें, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्राटोपॉज। और यहां पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब स्ट्राटोपॉज पे टेम्परेचर क्या हुआ? 0 डिग्री पे पहुंच गया। यहां पे ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर कितना था? मान लो -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके ऊपर जब हम जाते हैं टेम्परेचर यहां पे बढ़ रहा है और यहां पे क्या हो रहा है? घट रहा है। अभी हम होमोस्फीयर में और एक लेयर आगे देखेंगे जो कि हम लोगों का लेयर है मेसोस्फीयर। ये जो लेयर हो गया ये हो गया मेसोस्फीयर। अब ये जो मेसोस्फीयरिक लेयर हो गया, ये जो मेसोस्फेरिक लेयर हो गया ये स्ट्राटोपॉज के जस्ट ऊपर है, स्ट्राटोपॉज के जस्ट ऊपर है। ये जो लेयर हो गया यहां से ऊपर तरफ हम जाएंगे तो ये बन गया हम लोगों का मेसोपॉज। ये स्ट्राटोपॉज और मेसोपॉज के बीच का जो एरिया है इसी को हम कहते हैं मेसोस्फीयर। तो अभी हम देखेंगे बच्चों की मेसोस्फीयर में क्या होता है। ये जो लेयर हो गया दिस इज ए इमीडिएट लेयर द इंटरमीडिएट लेयर बियॉन्ड द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बाद एक लेयर हम देखते हैं कितने किलोमीटर तक? कुल मिला के 80 किलोमीटर तक हम देखते हैं। ये 80 किलोमीटर का जो एरिया है इसी को हम क्या कहते हैं? दिस एरिया इज कॉल्ड मेसोस्फीयर। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? मेसोस्फीयरिक एरिया कहते हैं। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज इग्नोरोस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है, अभी हमने यहां पे क्या देखा, जैसे देखो यहां पे हमने देखा कि ट्रोपोस्फियर पे टेम्परेचर घट रहा है, नॉर्मल लाप्स रेट में टेम्परेचर घट रहा है। यहां पे ओजोन लेयर की वजह से यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहां पे हम देखते हैं टेम्परेचर ऑटोमेटिकली घट रहा है। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज कोल्डेस्ट लेयर। क्यों? क्योंकि यहां पे टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जो कि यहां पे देखो क्या लिखा हमने, द टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल्स इनटू -100 डिग्री एट 80 किलोमीटर अल्टीट्यूड्स। 80 किलोमीटर पे क्या बंद होता है तुम्हारा? मेसोस्फीयर का एंड होता है 80 किलोमीटर पे, जो कि है तुम्हारा मेसोपज। और ये मेसोपज पे टेम्परेचर कितना हो गया? -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब इसके ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे, इसके ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहां पे तुम लोगों का चालू हो जाएगा हेटेरोस्फीयर, जहां जो कि थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर यहां पे प्रेजेंट है। और यहां पे टेम्परेचर कितना है? यहां पे टेम्परेचर +1500 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो यहां पे जो ऊपर का टेम्परेचर ही है 1500 डिग्री का है, नीचे का टेम्परेचर क्या है? -100 डिग्री का है। इसका मतलब यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। अगर ज्यादा फ्रिक्शन हुआ तो क्या होगा? कोई भी चीज अगर आ रहा है तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। मीटियोराइट्स वगैरह क्या होते हैं? इसी लेयर से जल जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा है कि मीटियोराइट्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं और क्या कैसे होता है। देखो पहले क्या होते हैं? पहले कॉमेट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं विजिटिंग स्टार। इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड योर विजिटिंग स्टार। फिर एस्टेरॉयड को हम क्या कहते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फेल्ड प्लैनेट। मतलब जो चीजें प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाए वो चीजें किस में कन्वर्ट हो गई? एस्टेरॉयड में कन्वर्ट हो गई। एस्टेरॉयड का और एक पिक्यूलियर चीज कौन सा वाला ये है? ये हो गया कॉमेट। कॉमेट किस तरह से बना हुआ होता है? इसका अंदर का हिस्सा आइस का होता है, बाहर का हिस्सा क्या होता है? डस्ट का होता है। जब भी ये दो चीजें
छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं, तब क्या होता है कि ये लोग एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं, किसी प्लैनेट की तरफ आते हैं। जब पहले ये लोग कहां पे मिलते हैं? पहले ये लोग स्पेस पे मिलते हैं। जब हम इन सब चीजों को स्पेस पे देखते हैं, इसको हम बोलते हैं मिटियोराइट। इसको हम क्या कहते हैं? मिटियोराइट कहते हैं। मिटियर हम कब कहते हैं? जब ये किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर मिलते हैं। मान लो किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर घुस गए तो हम उसे क्या कहते हैं? मिटियोर कहते हैं। अब ये मिटियोर के बाद क्या होता है एटमॉस्फेयर में? जब ये लोग मेसोस्फीयर को पास करते हैं तभी क्या होता है? ये लोग जल जाते हैं। ये जो है तुम लोगों का मिटियोराइट, ये क्या होता है? ये जल जाता है। जल के क्या बनता है? जल के ये बन जाता है एक फायरबॉल। जल के ये क्या बन जाता है? एक फायरबॉल बन जाता है। अब ये फायरबॉल बन के अगर बच भी गया थोड़ा सा तो क्या होगा? वो हमें सरफेस पे मिलेगा। अब जब हमें ये सरफेस पे मिलेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिटियोराइट। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये याद रख लेना, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछता है क्या कि स्पेस में जो दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड, स्पेस पे जब हम दिखते हैं उसको हम कहते हैं मिटियोरॉइड। आईडी ये वाला याद रख लेना। आईडी अगर है तो ये हमें कहां पे मिलेगा? ये हमें स्पेस पे मिलेगा। मिट्टियोर कहां पे मिलेगा? ये हमें एटमॉस्फेयर पे मिलेगा। फायरबॉल कहां पे होगा? अगर मेसोस्फीयर के बाद जल गया तो हमें फायरबॉल मिलेगा। अगर बच गया, उसके बाद अगर बच गया तो सरफेस में क्या मिलेगा? सरफेस पे जो मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? मिटियोराइट्स कहते हैं। तो यहां पे हम लोगों का जो होमोस्फीयर है वो यहां पे खत्म हुआ। अब हम आगे देखते हैं हेट्रोस्फीयर के बारे में। अब ये हेट्रोस्फीयर क्या है? मैंने क्या बताया कि जहां पे गैस का डेंसिटी कम है, जहां पे डेंसिटी कम हो जाएगा और हमें गैस का जो परसेंटेज है वो हमें इतना नहीं मालूम होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम का परसेंटेज अगर बढ़ गया तो उसी लेयर को हम क्या कहते हैं? हेट्रोस्फीयर कहते हैं। और उसी का एक मेजर पार्ट क्या है? थर्मोस्फीयर। यहां पे क्या होता है? अगर हाइट की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है? काफी तेजी से बढ़ता है। तेजी से बढ़ने के लिए कौन सा लेयर रेस्पॉन्सिबल है? इसके अंदर एक छोटा सा लेयर है जिसको हम कहते हैं आयोनोस्फीयर। ये जो लेयर है ये बहुत जरूरी लेयर है। इससे क्या होता है? हम लोग अरोरा देखते हैं। अरोरा क्या है? अरोरा एक लाइट से जो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर पे हम लोग देखते हैं। कितने डिग्री के ऊपर? 66 हाफ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ, या फिर 66 हाफ साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ। ये जो एरिया है इसका मतलब जो पोलर रीजियन है हम लोगों का, वहां पे हम लोग क्या देखते हैं? ऑरोरा देखते हैं, जो कि एक लाइट है जो किसके लिए फॉर्मेशन होता है? जब सन रे आता है तो आयोनोस्फीयर पे क्या होता है? कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स। उनके साथ उनके संस्पर्श में जब आते हैं तो क्या होता है? दो कलर के लाइट्स ज्यादातर दिखाई देते हैं। एक हो गया ग्रीन कलर का लाइट्स और एक हो गया रेड कलर का लाइट्स। अरोरा में जो रेड कलर का लाइट ज्यादा दिखाई देता है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे दिखाई देता है, जहां पे रेड कलर का लाइट ज्यादा होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कौन सा लाइट ज्यादा होता है? ग्रीन कलर का लाइट ज्यादा होता है। अब ये जो लेयर है थर्मोस्फीयर, उसके अंदर ये जो आयनोस्फीयर है इसका एक्सटेंशन कितना है? इसका एक्सटेंशन 800 से लेके 400 किलोमीटर के अंदर है। सॉरी, 80 से लेके 400 किलोमीटर के अंदर है। अब ये जो 80 से लेके 400 किलोमीटर के अंदर है, इससे सिर्फ अरोरा फॉर्मेशन होता है ये नहीं। ये लेयर हमें किसके लिए हेल्प करता है? दिस लेयर हेल्प्स अस इन रेडियो ट्रांसमिशन। हम लोग जो रेडियो ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि दो तरह के वेव हम जब भेजते हैं, एक हो गया शॉर्ट वेव और दूसरा हो गया मीडियम वेव। ये दो वेव हम लोगों को रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्पफुल होता है। और इसी सेम चीज के लिए कौन सा लेयर रेस्पॉन्सिबल है? आयोनोस्फीयर रेस्पॉन्सिबल है।
लेकिन यहां पे एक चीज देखो, द पर्सन वुड नॉट फील वार्म बिकॉज ऑफ द थर्मोस्फियर्स एक्सट्रीमली लो प्रेशर। यहां पे मैंने क्या बताया, लेस डेंस गैस है, अगर लेस डेंस गैस रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, बहुत ही लो रहेगा। प्रेशर लो रहने के कारण यहां पे क्या होता है, जो टेम्परेचर इतना ज्यादा तो होता है लेकिन उसे हम फील नहीं कर पाते हैं। यहां पे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एक सवाल यहां पे है कि हम एक देखते हैं, हम लोगों का जो स्टेशन बनाया हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और हमने कुछ सैटेलाइट्स छोड़े हैं जो कि मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, वो हम कहाँ पे देखते हैं, वो हम देखते हैं थर्मोस्फियर पे। जो थर्मोस्फियरिक लेयर है यहाँ पे हम क्या देखते हैं, थर्मोस्फियरिक लेयर पे हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट्स। ये कौन से वाले सैटेलाइट्स, ये मैन मेड सैटेलाइट्स, क्योंकि इंडिया का सॉरी अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। बाकी जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो सारे मैन मेड सैटेलाइट्स हो गए। फिर हम आगे की तरफ जाते हैं, थर्मोस्फियर के बाद हम देखेंगे आयोनोस्फियर। उसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने बता दिए हैं कि यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ। और क्या होता है, इसी लेयर की वजह से हम लोग क्या देखते हैं, आयोनाइज्ड एटम रहते हैं, इसके वजह से हम लोग ऑरोरास देखते हैं। अब आगे की तरफ जाते हैं जो कि हम लोगों का लास्ट स्पीयर है, जो कि हो गया एक्सोस्फीयर। अभी एक्सोस्फीयर क्या है, आयोनोस्फीयर के बाद, इसका मतलब थर्मोस्फीयर के बाद जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द आयोनोस्फीयर above the height of 400 kilometer. This layer is known as your exosphere. अब ये एक्सोस्फीयर में क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है और यहां से हम लोगों का क्या चालू हो जाता है, स्पेस में हम लोग एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे कौन से दो गैस का भरमार है, यहाँ पे दो गैस ज्यादा हैं, एक हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया हीलियम। यहां पे टेम्परेचर क्या होता है, इस लेयर में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता रहता है। अब आगे की तरफ जाएंगे तो देखो यहां पर हमने डिस्कशन क्या किया कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर हमने क्या कहा कि ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ गैस का कुछ एक लेयर है, इसी लेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसका दो डिवीजन हो गया, एक हो गया होमोस्फियर और एक हो गया हेट्रोस्फियर। अब ये जो होमोस्फियर हो गया इसके तीन डिवीजन हो गए, एक हो गया ट्रोपोस्फियर, एक हो गया स्ट्रेटोस्फियर, एक हो गया मेसोस्फियर। हेट्रोस्फियर के दो डिवीजन हो गए, एक हो गया थर्मोस्फियर और एक हो गया एक्सोस्फियर। इसी थर्मोस्फियर के अंदर हमने एक लेयर देखा जिसको हम कहते हैं आयनोस्फियर। फिर हम अंदर की तरफ एटमॉस्फेयर में हमने क्या देखा, तीन गैसेस देखा मेजर गैस, एक हो गया नाइट्रोजन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, फिर हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक चीज याद रख लो, नाइट्रोजन हम मैक्सिमम कहाँ पे देखते हैं, नाइट्रोजन मैक्सिमम हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन हम मैक्सिमम कहाँ पे देखते हैं, नियर क्रॉस्ट, क्रॉस्ट के नजदीक हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं। हाइड्रोजन हम कहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोजन हम मैक्सिमम देखते हैं स्पेस में, हम लोग ज्यादा देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज्यादा कहाँ पे मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें अंडरग्राउंड केव्स में ज्यादा मिलता है। अंडरग्राउंड केव्स जो होते हैं वहां पे हमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। ये हो गया कुछ कुल मिला के गैस का मतलब एटमॉस्फेयर का डिटेल्स, जहां पे हमने देखा ट्रोपोस्फियर पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता फॉल होता है। स्ट्रेटोस्फियर पे क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। मेसोस्फियर पे अगेन क्या हो जाता है, टेम्परेचर फॉल हो जाता है। और कंप्लीटली जो हेट्रोस्फियर है यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। फिर बच्चों हमने और क्या डिस्कशन किया यहाँ आज के क्लास में, हम लोगों ने डिस्कशन किया एटमॉस्फेरिक
प्रेशर हमने डिस्कशन किया। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि समंदर के ऊपर एयर का जो प्रेशर रहता है, समंदर के ऊपर एयर का जो प्रेशर रहता है कितने एरिया में, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो भी प्रेशर रहता है सी लेवल के ऊपर, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे घटता रहता है। इसीलिए हमने क्या देखा कि थर्मोस्फियर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एकदम लो है, जबकि ट्रोपोस्फियर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एकदम ज्यादा है। ये कितना है ना, 1032 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका यूनिट क्या हो गया हमारा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बस स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट। इसको तुम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 1 kg पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे बढ़ा दोगे तो यहाँ पे भी बढ़ा दोगे तो उसी हिसाब से ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का खत्म हुआ एटमॉस्फेयर और उसके कुछ लेयर्स। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। यहाँ पे इसने दिया है which of the following gas is most abundant in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में हम जितने गैस देखते हैं इनमें से कौन सा वाला गैस सबसे ज्यादा है। तो कौन सा वाला गैस सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, जिसका परसेंटेज कितना है, ये हो गया 78% हो गया। उसके बाद किसका है, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का कितना है, 21% हो गया। फिर आर्गन का हो गया 0.93%। फिर किसका आया, कार्बन डाइऑक्साइड का आया गया 0.32%। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है उसके नजदीक कौन सा वाला लेयर है, अर्थ का जो सरफेस है उसके नजदीक कौन सा वाला लेयर हो गया तुम्हारा, ट्रोपोस्फियर हो गया। अब ये जो ट्रोपोस्फियर है ये हो गया तुम लोगों का फर्स्ट लेयर। इसके बाद तुम लोगों का आता है सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर का, फिर आता है थर्ड लेयर, फिर आता है फोर्थ लेयर। अब ये जो लेयर हैं इन लेयरों में हम क्या देखते हैं, एक एक पॉज देखते हैं। कौन सा पॉज ना, पहले हमने देखा ट्रोपोपॉज, फिर दूसरे में हमने देखा स्ट्रैटोपॉज, फिर तीसरे में हमने देखा मेसोपॉज। ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर हमको मिला -80 डिग्री सेंटीग्रेड, स्ट्रैटोपॉज पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और मेसोपॉज पे -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ओजोन लेयर इज फाउंड व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर, ओजोन लेयर जिसको हम कहते हैं O3, दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज O3। ये हमें किसी से प्रोटेक्शन देता है, दिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज, ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्शन देता है। कौन सा वाला लेयर में अंदर आता है, जहां पे टेम्परेचर कम होने के बाद फिर से बढ़ता है, तो लेयर कौन सा वाला हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया। तो आंसर कौन सा वाला हो गया, कि स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर पे हम लोगों का क्या होता है, ओजोन लेयर मिलता है। इसका एक्सटेंशन क्या रहता है, 25 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक रहता है, वैरी करता है। क्यों, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। जैसे हमने पढ़ा कि ट्रोपोस्फियर का एक्सटेंशन क्या होता है, 8 और 18। 8 कहाँ पे होता है, पोल के एरिया में 8 होता है, 18 कहाँ पे होता है, इक्वेटोरियल एरिया पे 18 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इक्वेटर एरिया पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एयर का डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके वजह से एटमोस्फेयर क्या होता है, फैला रहता है जहां, इसीलिए इक्वेटर एरिया पे 18 किलोमीटर का होता है। फिर अगर हम देखें कि पोल की तरफ वहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है, 8 किलोमीटर का होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ओजोन लेयर का भी एक्सटेंशन वही सेम है। हाँ, यहाँ पे और एक चीज थर्मोस्फियर को और हम क्या कहते हैं, दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। इसी लेयर पे हमें क्या मिलता है, इसी लेयर पे हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिलता है, इसी लेयर पे हमें मिलता है मैन मेड सैटेलाइट्स भी मिलता है।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज आयोनोस्फीयर। अभी मैंने फिलहाल बताया कौन सा वाला लेयर, ये हो गया तुम लोगों का थर्मोस्फियरिक लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, आयोनोस्फीयर कहते हैं। ये किसका पार्ट है? इट इज ए पार्ट ऑफ हेटेरोस्फीयर। इट इज ए पार्ट ऑफ हेटेरोस्फीयर। फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हम लोगों का आज का क्लास का लास्ट टॉपिक। तो लास्ट क्वेश्चन आ गया तुम लोगों का, व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर हेल्प्स इन बॉर्निंग मीटियर्स बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। ऐसा कौन सा लेयर है जो मीटियर्स को प्रोटेक्ट करता है सरफेस की तरफ पहुंचने के लिए? कौन सा वाला लेयर? जिसको हम कहते हैं मेसोस्फेरिक लेयर। ये मेसोस्फीयर हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे ना? जो मीटियोर्स वगैरह स्पेस से आते हैं उससे हमें क्या करता है? बचाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों का खत्म हुआ क्या ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे एटमॉस्फेयर, जो कि यहाँ पे हमने एटमॉस्फेयर के कई सारे लेयर्स पढ़े। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर का हमने क्या किया कि एटमॉस्फेरिक लेयर के बाद कंपोजिशन पढ़े, और उसके बाद हमने देखा कि हीट बजट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। थैंक यू।